गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी हैलोजन व्युत्पन्नों से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए होंगे कि हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है ना, इनमें कौन सी समयोताएँ पाई जाती हैं और इनको किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हैलोजन व्युत्पन्नों के भौतिक गुण कैसे परिवर्तित होते हैं, क्या क्या परिवर्तित होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट में आपको हमेशा ये याद रखना है कि जहाँ अणुभार बढ़ता है वहाँ वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ते हैं और वहाँ क्वथनांक भी बढ़ता है। ठीक है, और जो श्रृंखला समावयवी होते हैं उनमें 1 डिग्री का यानी जो अशाखित श्रृंखला होती है 1 डिग्री हैलाइडों का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है और 3 डिग्री हैलाइडों का क्वथनांक सबसे कम होता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता जाता है और अंतराण्विक आकर्षण बल भी घटते जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैलोजन व्युत्पन्नों में CX बंध जो होता है, C का मतलब कार्बन और X का मतलब है हैलोजन। CX बंध की प्रकृति कैसी होती है और इसमें SN अभिक्रियाएं क्यों होती हैं और ये SN अभिक्रियाओं का मतलब क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम ही जानते हैं कि CX बंध का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बात की CH3CH2Cl, तो यहाँ CH3CH2Cl की अगर मैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये इस तरह से है। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जुड़ी है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है ना, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतीयताएं तो लगभग समान हैं, इसलिए ये जो C और H बंध है ये पूर्णतया सहसंयोजी है। लेकिन ये जो बंध है CCl बंध है ये पूर्णतया सहसंयोजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन की तुलना में क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन यानी इन हैलोजनों की जो विद्युत ऋणता होती है वो कार्बन से हमेशा ज़्यादा होती है, और जब विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो बंध के इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन की तरफ शिफ्ट होंगे और इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, और इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। ठीक है ना, यानी कि यहाँ कार्बन और हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और क्लोरीन पर या हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार ये जो CX बंध होता है ये कैसा होता है, पोलर। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय, यानी कि जिसमें आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति के बारे में देखते हैं कि हेलो एल्केनों में C परमाणु हैलोजन परमाणु से बंधित होता है। ठीक है, हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, अतः CX बंध की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। C और X की बंध के इलेक्ट्रॉन X की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो C पर तो आ गया आंशिक धनावेश और X पर आ गया आंशिक ऋणावेश, और इस CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण ही हेलो एल्केन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है ना, अब किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, CX बंध की क्रियाशीलता तो बढ़ गई, यानी हेलो एल्केन जो हैं वो केवल एल्केनों की तुलना में क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्वेश्चन मिल गया। एल्केनों की तुलना में हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? कारण है इसका CX बंध की प्रकृति ध्रुवीय होने के कारण। ठीक है ना, तो CX बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है, ये हमें समझ में आ गया। अब इनकी क्रियाशीलता समझ में आ गई। अब हमें देखते हैं कि क्रियाशीलता इस हैलोजन परमाणु की भिन्नता से कैसे प्रभावित होती है। ठीक है ना, तो देखिए हम कह रहे हैं कि C के साथ F बंध है, C के साथ Cl बंध है, C के साथ Br बंध है और C के साथ I बंध है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम इनकी बंध लंबाइयों को देखें। कार्बन तो सेम है, फ्लोरीन परमाणु का साइज बहुत छोटा है, क्लोरीन का थोड़ा सा बढ़ गया, ब्रोमीन का और भी बढ़ गया, आयोडीन का और भी बढ़ गया, और कार्बन सबके साथ समान है। तो जब बंध परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तो बंध की लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है ना, बंध लंबाई बढ़ती जाएगी, और जब बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध की जो सामर्थ्य यानी कि बंध की जो मजबूती है वो घटती है। ठीक है ना, बंध जितना लंबा होगा उतना ही कमज़ोर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ बंध लंबाई बढ़ते क्रम में है तो इनका स्थायित्व, उनकी जो मजबूती है वो घटते क्रम में है, यानी कि यहाँ ये CI बंध जो है वो आसानी से टूट सकता है, और आसानी से टूटेगा तो C पर तो प्लस आ जाएगा और आयोडीन पर माइनस आ जाएगा। यानी इनमें हम ये देखते हैं कि CI बंध सबसे आसानी से टूट सकता है और सबसे ज़्यादा आसानी से टूट सकता है। इसका मतलब ये कहीं भी बाहर जा सकता है और उसकी जगह कोई और आ सकता है, यानी कि हमें कहते हैं कि CI बंध की क्रियाशीलता जो है वो CF बंध से बहुत ज़्यादा होती है।
होती है। ये हम कहें CF से CI बंध तक जाते हैं तो क्रियाशीलता लगातार बढ़ती जाती है। समझ में आ गया? कारण क्या है यहाँ? कारण है बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई। क्लियर? तो इस तरह यहाँ क्रियाशीलता का क्रम हो गया RF का सबसे कम और RI का सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी SN अभिक्रियाएं, ये जो हम बात लिखा है ना हमने SN अभिक्रियाएं, ये क्या होती हैं और क्यों होती हैं। ठीक है ना। तो देखो अभी हमने कहा कि यहाँ CX बंध ध्रुवीय होता है, यानी C पर तो हो जाता है आंशिक धनावेश और X पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश। तो यहाँ ये जो समूह है ये नया है, तो ये ही क्रियाशील समूह कहलाता है। और ये क्रियाशील जत्ता जब इस पर आ रही है तो इस पर ऋणावेश आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं, जब इस पर ऋणावेश आ रहा है तो इसको कहते हैं हम नाभिक स्नेही। ये एक नाभिक स्नेही है। ठीक है ना। अब अगर इसके आसपास के वातावरण में कोई दूसरा नाभिक स्नेही आ जाए, नाभिक स्नेही को शॉर्ट में हम NU माइनस लिखते हैं। ठीक है। पूरा नाभिक स्नेही लिखने की बजाय हम इसको NU माइनस लिखते हैं। अगर इसके पास इसके पास क्रिया करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए कोई इसकी तुलना में ज़्यादा प्रबल नाभिक स्नेही आ जाए तो वो क्या करेगा, इस नाभिक स्नेही को यहाँ से हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। यानी कि क्या होगा, इस C से तो जुड़ गया NU और इस X माइनस को कर दिया उसने बाहर। ठीक है ना। तो यहाँ क्या किया है, एक नाभिक स्नेही को दूसरे नाभिक स्नेही ने बाहर निकाल दिया, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक नाभिक स्नेही के द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन किया जाता है उन्हें हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है ना। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इन्हीं को कहते हैं। तो देखते हैं, देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनको हम लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म होती है SN अभिक्रियाएं। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही रिएक्शंस। ठीक है। हेलो एल्केनों में CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति होती है जिसके कारण C परमाणु पर धनावेश आ जाता है, अतः इस पर किसी नाभिक स्नेही का आक्रमण आसान हो जाता है। यदि आक्रमणकारी नाभिक स्नेही हैलाइड आयन की तुलना में प्रबल होता है तो वह X माइनस आयन को आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है, अतः RX की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या SN अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। और विभिन्न हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम अभी हमने देख ही लिया था कि RI की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है और RF की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए होगा क्या, यहाँ हमने ये बात की कि यहाँ कोई CX बंध है, इस पर कोई नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है। ठीक है ना। और आक्रमण करेगा तो यहाँ बनाएगा ये CNU और X माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पर तो सीधे सीधे इस अणु पर इस अणु ने अटैक किया। ठीक है ना। इस पर अटैक किया, अटैक करके इसको बाहर कर दिया और खुद जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों अणु एक साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, एक साथ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारक एक साथ भाग लेते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं SN2 अभिक्रियाएं। SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, 2 का मतलब है यहाँ कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल यानी 2 अणु एक साथ क्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है ना। और कभी कभी कैसा होता है कि यहाँ ये नाभिक स्नेही आक्रमण करे उससे पहले ये बंध टूट जाता है। ये बंध टूटेगा तो C पर तो आ जाएगा धनावेश, इसकी बाकी संयोजकताएं जैसे हैं वैसी ही रहेंगी और X माइनस निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पर C पर जब धनावेश आ गया तो इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है ना। या इसी को कहते हैं हम कार्बधनायन। ठीक है ना। तो कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन का निर्माण होता है। सबसे पहले यहाँ क्या हुआ है, बंध विखंडन, बंध टूटा है, टूटने से कार्बन पर धनावेश आ गया और X पर माइनस आवेश आ गया। ठीक है ना। तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब इस कार्बोकैटायन पर आक्रमण होगा NU माइनस का, यानी कि इस आक्रमणकारी नाभिक स्नेही का। तो यहाँ पर आक्रमणकारी नाभिक स्नेही सीधे सीधे बंध बना लेगा और उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या हुआ था, 2 अणु एक साथ भाग ले रहे थे।
जबकि यहाँ पर पहले एक अणु में बंध विखंडन हुआ है, ठीक है ना, एक बार में एक अणु आया था, फिर उसके बाद दूसरा अणु आया है। तो जब बाद में दूसरा अणु आया है तो एक बार में तो एक ही अणु ने भाग लिया ना, तो जब एक बार में एक ही अणु भाग लेता है और फिर एक ही उत्पाद बनता है तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं SN1 अभिक्रिया, ठीक है ना। देखो यहाँ देखना, यहाँ दो अणु एक साथ भाग ले रहे हैं और दोनों उत्पाद एक साथ बन रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कह रहे हैं SN2। यहाँ एक बार में एक अणु ने भाग लिया और एक मध्यवर्ती बना और इस मध्यवर्ती पर फिर एक आक्रमणकारी ने अटैक किया और एक उत्पाद का निर्माण हो गया, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं हम SN1 अभिक्रिया। यानी कि अभिक्रिया दो तरीके से संपन्न हो सकती है, ठीक है ना, दोनों तरीके से हो सकती है। एक तो होती है SN2 अभिक्रिया, दूसरी होती है SN1 अभिक्रिया। और कौन सी अभिक्रिया कहाँ होगी ये डिपेंड करेगा कि ये बंध विखंडन आसानी से हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये बंध आसानी से टूट जाएगा तो अभिक्रिया इस तरफ आएगी कि आसानी से टूट गया, प्लस बन गया, माइनस बन गया, उस पर आक्रमणकारी का आक्रमण हो गया और उत्पाद बन गया। अगर ये बंध आसानी से टूट नहीं पाता है तो ये अभिक्रिया इस दिशा में जाएगी, ठीक है ना। यानी ये बंध जितना प्रबल होगा, या हम ये कहें कि यहाँ पर ये जो मध्यवर्ती बन रहा है कार्बोकैटायन, ये जितना ज़्यादा स्थायी होगा ये अभिक्रिया उतनी ही इस दिशा में जाएगी, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ एक एक करके SN1 और SN2 को देखते हैं, समझ में आई। तो देखिए हेलाइटों की SN रिएक्शंस दो क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होती हैं, SN1 क्रियाविधि और SN2 क्रियाविधि। SN1 को हम पूरा क्या लिखते हैं, 1 का मतलब एक अणु भाग ले रहा था तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी होती हैं SN2 अभिक्रियाएं जिनको हम कहते हैं 2 का मतलब द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसमें एक अणु एक बार में भाग लेता है, इसमें दो अणु एक बार में भाग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम देखते हैं SN1 क्रियाविधि को। SN1 क्रियाविधि सबसे पहली बात ये होती है कि ये क्रियाविधि तभी संपन्न होगी जब कोई ध्रुवीय विलायक होगा। क्यों? क्योंकि इस बंध में हमने क्या देखा था, प्लस और माइनस बन रहे हैं, यानी कि कौन सा विखंडन हो रहा है, विषमांश विखंडन। और विषमांश विखंडन हमेशा ही किसी न किसी ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होता है और ध्रुवीय विलायक के रूप में क्या होता है, जल, ज़्यादातर जल काम में लिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब यह दो निप्त पदों में संपन्न होती है। दो पद कौन से थे, मैंने बताया था आपको। सबसे पहले तो क्या होता है, बंध टूटता है और उसके बाद इस पर आक्रमण होता है। तो सबसे पहला पद कौन सा हो गया, सबसे पहला पद हो गया CX का बंध विखंडन द्वारा कार्बोकैटायन का बनना, ठीक है ना। मैंने बताया था ना अभी, ये बंध विखंडन द्वारा कार्बोकैटायन का बनना। तो RX का बंध विखंडन हुआ है, R प्लस बन गया और X माइनस बन गया। और बंध विखंडन हो रहा है, टूट रही है कोई चीज़, तो ये पद बहुत ही धीमा होगा, ठीक है ना। ये बन गया R प्लस। और यहाँ ये R प्लस जो बनता है इसको समझना आप, हमने पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि R प्लस यानी कि कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो बनता है जिसकी 3 संयोजकताएं होती हैं, एक संयोजकता टूट चुकी होती है और उसकी जगह धनावेश आ चुका है। इसकी जो ज्यामिति होती है ये होती है समतलीय, ठीक है। समतलीय का मतलब होता है कि इनके बीच में कैसे हैं, कितने का कोण है, 120 डिग्री का कोण है, ठीक है। देखिए इसको हम फिर से समझते हैं, मैं बताती हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने लिया CH3CH2CH2Cl, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ दोनों H है, मैं इसको ऐसे ही शो कर देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, बंध विखंडन। बंध विखंडन हुआ तो ये बन गया CH3CH2CH2 प्लस, ये बना है, ठीक है ना। और साथ में निकल गया Cl माइनस। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, या हम कार्बोकैटायन को ही क्या कहते हैं, कार्बधनायन। इसकी ज्यामिति क्या है, कार्बोकैटायन हमेशा कैसा होता है, समतलीय ज्यामिति का होता है। समतलीय कौन सी होती है, त्रिभुजीय समतलीय, क्योंकि इसमें हमेशा sp2 संकरण होता है। तो इसकी ज्यामिति कैसी होती है, देखो इसकी ज्यामिति होगी ऐसी, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इसके पास एक तरफ ये जुड़ा हुआ है C2H5, मैं इसको C2H5 लिख सकती हूँ ना, ठीक है ना। और इस पर है प्लस आवेश। ये पहले पद में बन गया, ये बन गया कार्बधनायन, ठीक है ना, पहले पद में। अब दूसरे पद में क्या होता है, इस पर होगा नाभिक स्नेही का आक्रमण, ठीक है ना। किसका आक्रमण,
नाभिक स्नेही का आक्रमण। अब NU माइनस इसके ऊपर यहाँ से भी आक्रमण कर सकता है और यहाँ से भी आक्रमण कर सकता है। दोनों तरीके से बराबर प्रोबेबिलिटी है आक्रमण करने की, चाहे यहाँ से करे चाहे यहाँ से करे, क्योंकि दोनों तरफ बराबर का कोण है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से करेगा आक्रमण तो उत्पाद कुछ और बनेगा प्रकाशिक रूप से, और यहाँ से आक्रमण करेगा तो कुछ और बनेगा। यानी अगर यहाँ से आक्रमण करता है तो मान लीजिए हमें डी समावयवी मिल रहा है। डी क्या है समझ में आया? डी का मतलब क्या था? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ठीक है ना। और अगर इधर से करता है तो फिर इसका उल्टा बनेगा, यानी कि एल मिलेगा। तो दोनों संभावनाएं बराबर हैं। दोनों संभावनाएं बराबर हैं तो यहाँ पर हमें दोनों प्रकार के समावयवियों के बनने की भी पूरी संभावना मिल जाती है, ठीक है ना। तो देखिए दूसरे पद में कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। कार्बोकैटायन R+ था, नाभिक स्नेही का आक्रमण हुआ, उत्पाद बन गया। अब यहाँ ये प्लस था ये माइनस था, दोनों विपरीत आवेशित आयन हैं। विपरीत आवेशित आयन है तो बहुत तेजी से आकर्षण होगा, और बहुत तेजी से आकर्षण होगा तो क्या होगा? उत्पाद आसानी से बन जाएगा, नहीं बहुत तीव्र पद होगा, ठीक है ना। अब यहाँ विशेष बात क्या ही है? इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में कार्बोधनायन क्या बना है? मध्यवर्ती के रूप में क्या बना है? कार्बोकैटायन, या इसी को हम कार्बोधनायन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये दो पद थे, इन दोनों पदों में हमने देखा था ये वाला पद तो कैसा था? धीमा था, बंध विखंडन हुआ था, और ये वाला पद कैसा है? तीव्र है। और केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है तो उसका धीमा पद ही हमेशा वेग निर्धारक होता है, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या बनेगा? प्रथम पद बनेगा, और प्रथम पद में क्या था? केवल RX का बंध विखंडन हुआ था, तो R बराबर हो गया K × RX, ठीक है ना। यानी कि इस अभिक्रिया की कोटि कैसी होगी? प्रथम कोटि होगी। SN1 अभिक्रिया हमेशा प्रथम कोटि अभिक्रिया ही होती है, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया की सुगमता कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। जो ये कार्बोकैटायन बन रहा है ये जितना ज़्यादा स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही आसानी से संपन्न हो जाएगी, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जो कार्बोकैटायन होते हैं उनके स्थायित्व का क्रम हमेशा ये होता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ कि मैंने लिया CH3 CH2 CH2 CH2+, ये है 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पर धनावेश आ रहा है वो कैसा है? 1 डिग्री है। फिर मैंने इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट किया। कैसे? CH3+ यहाँ लगा दिया, ये CH2 और ये CH3, ये हो गया 2 डिग्री। इसको 3 डिग्री कैसे बनाया मैंने? 3 डिग्री बनाने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और इस पर प्लस। समझ में आ रही है? देखो यहाँ ये कार्बन 1 डिग्री है, यहाँ पर ये कार्बन 2 डिग्री है, और यहाँ पर ये कार्बन 3 डिग्री है, ठीक है। और कार्बोधनायन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जिस धनावेशित कार्बन जो होता है उससे जितने ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं उसको उतना ही इलेक्ट्रॉन मिलता है, और ये उतना ही ज़्यादा स्थायी हो जाता है। यानी कि 3 डिग्री इसमें सबसे ज़्यादा स्थायी होता है और 1 डिग्री इसमें सबसे कम स्थायी होता है। तो जब 3 डिग्री इसमें सबसे ज़्यादा स्थायी होगा तो 3 डिग्री जो हैलाइड होंगे वो आसानी से इस अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अतः विभिन्न एल्किल हैलाइडों की SN1 क्रियाविधि हेतु सुगमता का क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा आसानी से होगी 3 डिग्री हैलाइडों में, उससे कम होगी 2 डिग्री हैलाइडों में, उससे कम होगी 1 डिग्री में, और सबसे ही धीमी गति से होगी CH3X में, यानी कि मिथाइल में, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? क्या कि एल्किल हैलाइड अगर शाखित है 3 डिग्री है तो उससे बनने वाला जो कार्बोधनायन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा, 1 डिग्री हैलाइड से 1 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा, और स्थायित्व हमेशा 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, तो 3 डिग्री की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, 1 डिग्री की सबसे कम होगी, ठीक है ना। और एक बहुत विशेष बात जो अभी मैंने आपको बताई थी कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, और उसकी संरचना कैसी होती है? समतलीय, त्रिभुजीय समतलीय संरचना होती है। अतः NU- का आक्रमण दोनों दिशाओं से संभव है, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, यानी NU- इधर से भी आक्रमण कर सकता है और NU- इधर से भी आक्रमण कर सकता है। तो जब इधर से भी कर सकता है इधर से भी करेगा तो बराबर संभावना, 50% संभावना इधर से आक्रमण करने की है, 50% संभावना इधर से आक्रमण करने की है। तो 50% तो D समावयवी बनेगा, 50% L समावयवी बनेगा, और ऐसा मिश्रण जिसमें D और L दोनों ही 50-50%
100% होते हैं ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं DL मिश्रण, याद होगा आपको। या इसका दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है रैसिमिक मिश्रण। यानी कि इस क्रियाविधि में हमें रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये थी SN1 क्रियाविधि। याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि 3 डिग्री हैलाइड हमेशा ही SN1 क्रियाविधि से ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करवाएंगे। ठीक है ना। इनमें कभी भी SN2 क्रियाविधि संपन्न नहीं होगी। और इस क्रियाविधि को पहचानने के लिए आपको यही पहचानना है कि जो हैलाइड है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ठीक है ना। इस तरह से ये SN1 क्रियाविधि मैंने आपको समझाई है, जो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी SN2 क्रियाविधि के बारे में। ओके, थैंक यू।